अस्सलाम वालेकुम क़ारीन हज़रात। मैं एडवोकेट नवाब पटेल यूट्यूब चैनल को टुडे में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारे पास हमारे क़ारीन में से एक शख्स ने चेक बाउंस हुआ तो क्या करना चाहिए, इसके ताल्लुक से मालूमात पूछी। तो मुलाहिज़ा फरमाइए, चेक देने वाले को भी चाहिए कि वो अपनी बैंक में बैलेंस हो तो ही चेक दे, और लेने वाले को भी चाहिए कि चेक की रकम अगर बैंक से ना मिले तो वो चेक देने वाले से रब्ता कायम करे और आपस में बैठ के इस मसले को सुलझाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगरचे हर इंसान ने कानून के मुताबिक काम किया, गैर कानूनी कोई काम नहीं किया, तो कोई मसले पैदा होने का सवाल ही नहीं आता। इसलिए हमारी तमाम से गुजारिश रहेंगी कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपने काम को अंजाम दें। बावजूद इसके कि जो काम आपके पास आ पड़ा, उसमें रास्ता निकालने के लिए, उसको हल करने के लिए कानून का सहारा लेना ज़रूरी है। अब चेक बाउंस के ताल्लुक से अगर पूछा गया तो चेक जिस तारीख को बाउंस होता है उस तारीख से 15 रोज के अंदर आपने चेक देने वाले को वकील के जरिए से नोटिस रवाना करना चाहिए। 15 दिन के बाद एक दिन भी अगर हो गया तो आपका केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत नहीं चलेगा। उसके लिए आपको कंडोनेशन ऑफ डिले देना पड़ेगा। वो कोर्ट मंजूर करेगा, उसके बाद वो चलेगा। इससे आसान तरीका एक ये भी है कि चेक की जो लाइफ होती है, चेक की जो जिंदगी होती है, वो 90 दिन की रहती है। जो तारीख चेक के ऊपर लिखी गई उस तारीख से आगे 90 दिन तक वो चेक चलता है। तो आपको 15 दिन के अंदर नोटिस देना मुमकिन नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में आपने उसको दोबारा बैंक में डालना चाहिए ताकि आपको 138 के तहत केस दाखिल करना आसान हो सके। अगर उसके बाद भी चेक बाउंस होके आ गया और आपने नोटिस रवाना नहीं की तो फिर तीसरी मरतबा डालना चाहिए। आप 90 दिन में कितने भी मरतबा डाल सकते हैं, लेकिन 90 दिन का अरसा ख़त्म होने के बाद आप जो है चेक नहीं डाल सकेंगे, और चेक बाउंस होने के बाद 15 दिन गुजरने के बाद आप नोटिस भी नहीं दे सकेंगे। ये टेक्निकल है, ये केस टोटल टेक्निकल है। इसमें चेक बाउंस होने के बाद 15 दिन के अंदर नोटिस देना चाहिए। नोटिस चाहे उसको मिले ना मिले कोई मतलब नहीं, आपने नोटिस भिजा दिया इतना काफ़ी है। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि नोटिस जो है लेके आने वाले पोस्टमैन को सामने वाला कुछ पैसे दे देगा और बोल देगा नहीं मिले, मुलाकात नहीं हुई, मकान पे नहीं थे, मकान को लॉक था, हजार बहाने बताएंगे, पता नहीं मिला, पता गलत है। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपने नोटिस भेजना ये जरूरी है। नोटिस आपने भेज दिए, इट इज डीम्ड टू बी इफेक्टेड, वो उनको मिल गई ऐसा समझा जाएगा। अब नोटिस मिलने के बाद, जिस दिन उसको नोटिस मिल चुकी, उसके बाद 1 महीने के अंदर
यानी पहले 15 दिन के अंदर नोटिस देना है, वो 15 दिन खत्म होने के बाद उसको नोटिस मिलने के दिन से 30 दिन के अंदर केस दाखिल करना है। अगर 30 दिन के अंदर आपने केस दाखिल नहीं किए तो उसके बाद नोटिस मिलने के बाद 30 दिन के बाद में केस दाखिल करना है। 30 दिन के अंदर नहीं, 30 दिन के बाद केस दाखिल करना है। 30 दिन के बाद इसलिए कि ये 1 महीने का जो वक्फा है, ये वक्फा सामने वाले को पैसों के इंतजाम के लिए दिया गया है। अगर आपने 29 दिन में भी केस दाखिल कर दिए, 30 दिन को अभी 1 दिन बाकी है, तो आपका केस किसी मसहब का नहीं होगा। वो ये कह सकता है कोर्ट में कि मेरे पास अभी 1 दिन था और मैं इनको पैसे लौटाने वाला था, इनको कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जो केस होगा वो प्री मैच्योर हो जाएगा। प्री मैच्योर इसलिए कि उसकी मुदत 1 महीने की है जो खत्म नहीं हुई। अब 1 महीने की मुदत खत्म होने के बाद यानी 30 दिन की, महीने में कुछ दिन 31 दिन के भी रहते हैं, कुछ 30 के भी रहते हैं और एक 28 का भी रहता। इसे महीना नहीं गिनना चाहिए, 30 दिन गिन के। जिस दिन उसको नोटिस मिल गई या नोटिस के ऊपर रिमार्क्स लिख के आ गया, वो रिमार्क्स कुछ भी हो, तो उसके बाद 30 दिन के बाद में आपने केस दाखिल करना चाहिए। 30 दिन से पहले केस दाखिल करना नहीं आएगा। अब 30 दिन के बाद जब केस दाखिल कर देंगे आप, तो केस दाखिल करने के बाद सबसे पहले आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद में इश्यू प्रोसेस होंगे, उसके बाद गवाह और सबूत आएंगे। अब केस के अंदर आपने ये तमाम चीज़ें लिखना ज़रूरी है और नोटिस में भी ये सब तमाम चीज़ें लिखना ज़रूरी है कि आपके पैसे किस चीज़ के लेना थे उससे, जो उसने चेक दिया, उसका एग्रीमेंट है या नहीं है। अगरचे कभी चेक देने वाले ने उसकी हैसियत नहीं है और उससे ज़्यादा पैसे तुमसे ले लिया, उसके आमदनी नहीं है, उससे ज़्यादा पैसे ले लिया, तो वो देगा कहाँ से, और तुमने उसको दिए क्यों। और देने वाले की भी हैसियत नहीं है और उसने दे दिया ज़्यादा रकम, ठीक है, उसके बाद कैसी भी आ गई थी, लेकिन वो कहाँ से आई थी उसका खुलासा उसने करना चाहिए। उसके खुद के इनकम टैक्स रिटर्न में उसका खुलासा होना चाहिए कि मैंने फला फला को इतनी रकम उधार दिया। सामने वाला बोलता है कि भाई मैंने इनसे ब्याज से लिया था, तुम्हारे पास ब्याज का लाइसेंस नहीं है, इसलिए जो है तो उसका एक एग्रीमेंट बनना चाहिए। एग्रीमेंट बनने के बाद एग्रीमेंट में साफ तौर से वाजे करना चाहिए कि मैंने इसको बगैर ब्याज के इस काम के लिए मदद के तौर पर ये जो है उधार दिया था, इसने मुझे इतने दिन के बाद लौटाने का बोला लेकिन उसने नहीं लौटाया, इसलिए मैंने उसके खिलाफ ये केस किया, या उसके इसलिए मैंने उसके खिलाफ ये केस करने के लिए नोटिस रवाना किया वकील के जरिए से। इस तरह से जो है तो आपको 138 का केस चलाना होगा। अगर इस टेक्निक के अंदर यानी पूरे 15 दिन पहले 30 दिन बाद के इसको मेंटेन नहीं करते हुए अगर आपने काम किए तो फिर आपको 138 का सहारा नहीं लेते आएगा। उसके लिए आपको रिकवरी का दावा दाखिल करना पड़ेगा। रिकवरी के दावे में जो है तो आपकी रिकवरी की सिविल की जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक कोर्ट फीस अदा करना पड़ेगी और वो कोर्ट फीस अदा करने के बाद जो है आपकी वसूली भी जो है कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद में कलेक्टर के ज़रिए से, तहसीलदार के ज़रिए से की जाएगी। वो भी पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन उसको वक्त ज़्यादा लगेगा। इसको वक्त कम लगता, इसमें सज़ा का डर रहता, उसमें सज़ा का कोई ताल्लुक नहीं आता। इन तमाम बातों को ख्याल में रखते हुए आपने चेक का व्यवहार करना चाहिए। चेक देने वाला भी इसका ख्याल रखे और लेने वाला भी इसका ख्याल रखे। लेने वाले को भी जो है तो अगर उसको अपना बचाव करना है तो बचाव करना की सूरत में उसने बताना कि भाई इसने मेरे को पैसे काय के लिए दिया था, इसने जो पैसे दिया था वो उसके इनकम टैक्स रिटर्न में है क्या, ये जो चीज़ें इसके लिए पॉजिटिव है वो चीज़ें उसके लिए निगेटिव है, उसके लिए जो निगेटिव है वो इसके लिए पॉजिटिव है। ऐसी हरकत में आपको ये काम अंजाम देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो है आप जो नोटिस देंगे और पार्टी बनाएंगे
तो जिसको भी आप चेक दे रहे, उस चेक जिसको दे रहे उसके नाम से जो है तो आपने नोटिस देना चाहिए, वो पार्टी उसी को बनाना चाहिए। बाप के नाम का चेक बेटे ने दे दिया, बेटे से आपका व्यवहार है, तो आप बेटे के खिलाफ केस नहीं कर सकते, केस आपको बाप के खिलाफ ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई सोसाइटी है, कोई बैंक है, कोई जो है कंपनी है, तो उसके जो कंपनी को इदारे को तो पार्टी बनाना ही चाहिए। इदारा भी एक आरोपी रहेगा आपके पास, इदारे के साथ ही साथ उस इदारे का जो जिम्मेदार है वो भी एक पार्टी रहेगा, वो भी एक आरोपी रहेगा, उसको भी आरोपी बनाना आपको जरूरी है, लाजमी है। इस तरीके से जो है ये चेक का जो मामला है हल हो सकता है, चेक के केस को हल किया जाता है। इसमें जो है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर इफेक्टिव काम होता है, लेकिन ये तमाम काम टेक्निकल होते हैं। इसकी टेक्निक को समझते हुए आपको ये काम अंजाम देना पड़ेगा। इतना कहते हुए ये बहुत बड़ा मसला है, और भी जो है तो इसके लिए वक्त जाएगा, लेकिन वीडियो जो है अपलोड नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे और आप तमाम से गुजारिश करेंगे कि आप जो है इस तरीके की मालूमात आपके और दूसरे भाइयों को, आपके खैरख्वाह को, आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को पहुँच सके, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने के साथ ही साथ जो है आप जो है लाल बटन दबाकर उसको सब्सक्राइब करें, और उसको जो है तो लाइक करें। और कोई मसला पेश आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से हमारा जो मोबाइल नंबर है 9850779324, इस पर भी आप रब्त कायम कर सकते हैं और अपने जितने भी मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए रहनुमाई मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह हमसे जितना मुमकिन है आप तमाम की मदद के लिए ही अल्लाह ने हमको पैदा किया, और हम वो करते रहेंगे, ये खिदमत हमारी चलते रहेंगी। लेकिन इस खिदमत के लिए जो है आपकी जानिब से हमारे को सब्सक्राइब मिला तो हमारी हिम्मत अफजाई होगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़।